आवाज आई। एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भागते हुए अभिनव के पास आया और उसे रोकते हुए बोला, कहाँ घुसा चला रहा है बे? अंदर जा रहा हूँ। कोई दिक्कत है? तुझे क्या लगता है मैं तुझे अंदर घुसने दूंगा? क्यों नहीं घुसने देगा? क्योंकि ये होटल तेरे बाप का नहीं है। ये सुनते ही अभिनव का माथा गर्म हो गया था। उसने फोन निकालकर अकरम को फोन मिला दिया। हाँ टाइगर, कहाँ पहुँचे? मैं होटल के बाहर हूँ। मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ये कह रहा है कि मेरे जैसे लोगों को वो अंदर नहीं जाने देता। तभी वहाँ एक काले रंग की चमचमाती हुई महंगी सी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। अकरम गाड़ी से बाहर निकला और उसके साथ एक और आदमी था। वो कोई और नहीं बल्कि बलराज था। उसे देख अभिनव की आंखें खुली की खुली रह गई। मैं इस चोर को अंदर जाने से रोक रहा हूँ तो ये तमाशा कर रहा है। क्या तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे चोर कहने की? ये मेरा मेहमान है और तू कल से होटल के आसपास भी दिखा तो टांगे तोड़वा दूंगा। सॉरी टाइगर, तुम्हें इस गधे की वजह से। कोई बात नहीं, असल में छोटा आदमी ही छोटे आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। कुछ देर के बाद वो होटल के कालीशान से कमरे के बाहर आ चुके थे। अंदर जाते ही एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उनके पास आया और बोला, कैन आई गेट यू समथिंग? आज हमारे यहाँ बहुत खास मेहमान आए हैं, इसलिए जो सबसे महंगी है वो ले आओ। अंडरस्टूड सर। यहाँ तुम्हें तुम्हारी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। ये रूम सबसे प्राइवेट और सबसे सेफ है। वो एक आलीशान कमरा था। मैंने तुम्हें एक बहुत जरूरी खबर देने के लिए यहाँ बुलाया है। हमें संजय का बेटा टाइगर मिल गया है। बलराज ने अभिनव को देखा और बोला, तो टाइगर यही है? सॉरी अकरम, लेकिन मुझे थोड़ी हंसी आ रही है। हमारा टाइगर गूंगा है क्या? मैं टाइगर हूँ या नहीं तो अपना तरीका बताओ, मैं भी साबित कर देता हूँ। तो चलो लड़ाई करते हैं। अगर तुम हारे तो भूल जाना कि तुम टाइगर हो। अकरम ने अभिनव को देख नाव में सिर हिला दिया। कब करनी है लड़ाई? नहीं टाइगर, होल्ड होल्ड। मैं जो कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। बलराज आज जो मेरे मुंह पर बोल रहा है, मैं नहीं चाहता कल को कोई भी ऐरा गहरा मेरे पीठ पीछे बोले। अकरम ने अभिनव की आंखों में संजय जैसे तेवर देखे। बलराज अभिनव और अकरम के साथ अपनी प्राइवेट अरीना में आ गया था। एक बार फिर सोच लो, मैं इस रिंग में आज तक हारा नहीं हूँ। इस रिंग में आज से पहले तुमने संजय के बेटे यानी टाइगर का सामना भी तो नहीं किया होगा। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई और बलराज चिंघाड़ते हुए अभिनव की तरफ दौड़ा। जैसे ही उसने अभिनव पर पहला मुक्का मारा, अभिनव एक बार को सुन्न रह गया। उसका मुक्का अभिनव का नाक तोड़ता उससे पहले अभिनव को होश आए और उसने अपना सर नीचे झुका लिया। उसे याद आ रहा था कि बचपन से उसके ही पिता संजय ने उसे लड़ना सिखाया था। बलराज ने फिर से हवा में मुक्का ताना। अभिनव ने फिर से अपना सर झुकाया और बलराज की पीठ पर घुमाकर एक लात मार दी। बलराज गिर गया। बलराज ने गुस्से में फर्श पर अपना हाथ मारा। इसके बाद उसने एक के बाद एक अभिनव पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। जैसे ही बलराज का मुक्का अभिनव के चेहरे पर पड़ने वाला था, अभिनव ने उसे रोका और बलराज के पेट में एक मुक्का मार दिया। इतने में अभिनव ने बलराज के पीछे आकर अपने दोनों हाथ उसकी कमर में कसे और उसे हवा में उठा दिया। आखिर में अभिनव ने बलराज को एक पल के लिए हवा में थामा और फिर उल्टा पटक दिया। ये कहाँ से सीखा? कहीं से नहीं, ये टाइगर को विरासत में मिला है उसकी गद्दी के साथ। इतने में अकरम ने उसके पास आकर अभिनव को गले से लगा लिया। क्या आप मेरे साथ शराब पीना पसंद करेंगे? अभिनव ने मुस्कुराते हुए बलराज को उसके कंधे से पकड़कर ऊपर उठाया और बोला, क्यों नहीं? ठीक इसी वक्त अभिनव का फोन बज उठा। उसने देखा अनन्या का फोन था। हाँ अनन्या, मेरे मम्मी पापा वापस आ गए हैं। जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में उन्हें पता चल चुका है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम अभी के अभी मेरे घर आ जाओ। अनन्या ने फरमान जारी करते हुए कहा। अनन्या को पता नहीं था कि वो टाइगर से बात कर रही है। अभिनव ने चौंकते हुए कहा, क्या अभी? इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। जो किया है उसे अब भुगतो। अनन्या ने इतना कहते ही फोन काट दिया। अभिनव ने फोन जेब में डाला। सॉरी बलराज, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। मुझे अभी अपने ससुराल जाना पड़ेगा। मेरे सास ससुर आए हुए हैं। क्या कहा ससुराल? तुमने शादी कब की? लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। वैसे अकरम, हमें मोंटी को बुलाकर बता देना चाहिए कि अभी नहीं, जब तक चीजें साफ नहीं हो जाती तब तक किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि टाइगर लौट आया है। तुम कल ऑफिस आ जाओ, मैं अपने सेक्रेटरी से बोल दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। अकरम को मेरे नौकरी के बारे में कैसे पता चला? कहीं वो मेरे पे जासूसी तो नहीं कर रहा? अभिनव ये सोच ही रहा था कि तभी उसे अनन्या की फोन कॉल की याद आई और वो उसके घर के लिए निकल गया। उसने अपने जाने के लिए एक कैब बुक कर ली थी। जैसे ही वो कैब में बैठने वाला था, कितने में अकरम भागते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। अभिनव ने देखा उसके हाथ में कुछ था। इतने में अकरम पास आया और उसने एक छोटा सा बैग अभिनव को थमा दिया। इसमें क्या है? वही शराब जो हमने होटल में पी थी। अपने सास ससुर को पिलाना, उनकी पुश्तों ने भी कभी इतनी महंगी शराब नहीं पी होगी। और इस बात पर दोनों हंस पड़े। आखिर में अभिनव ने कहा, इस सब के लिए थैंक यू सो मच। तुम्हें भी
वापस आकर हमारी उम्मीदों को जिंदा करने के लिए। अभिनव मुस्कुराया और वहाँ से निकल गया। कुछ देर के बाद गाड़ी अनन्या के घर के बाहर आकर रुकी। अभिनव नीचे उतरा और गहरी सांसें लेते हुए घर के अंदर पहुँच गया। उसने देखा कि अनन्या के माता पिता यानी शर्मिला और राजीव सोफे पर बैठे हुए थे। वो उन्हें देखते ही पहचान गया था। वो दोनों भी अभिनव को अंदर आते हुए देख रहे थे। अभिनव जितने अच्छे से मुस्कुरा सकता था वो उतने अच्छे से मुस्कुरा रहा था। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी, ये मैं आपके लिए लाया था। अभिनव ने हिचकिचाते हुए कहा और बोतल उन दोनों की तरफ बढ़ा दी। शर्मिला ने अभिनव को देखते ही अपना मुंह फेर लिया था, लेकिन राजीव की नजर जैसे ही बोतल पर पड़ी तो उसने तुरंत बोतल ले ली। क्या बात है, ये तो काफी महंगी लग रही है। माय गॉड, क्या खुशबू है, देखो। क्या तुम भी? मुझे तो लगता है कि ये कहीं से बोतल चोरी करके लाया होगा। तुम्हें लगता है कि इसके जैसा आदमी इतनी महंगी शराब अफोर्ड कर पाएगा? अभिनव के पास उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। इतने में शर्मिला अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, और तुम ये क्यों लेकर आए हो? हमारी बेटी के साथ जबरदस्ती करने के बाद हमें रिश्वत देना चाहते हो, और वो भी चोरी की हुई शराब? ये सुन अभिनव को बुरा लगा। उसने कहा, सॉरी, लेकिन मैंने ना तो किसी के साथ कोई जबरदस्ती की है और ना ही चोरी। अच्छा, तो मेरी बेटी के साथ तुम्हारा भूत सोया था। तुमने ये सब इसीलिए किया ताकि तुम मेरी बेटी की जायदाद हड़प कर सको, वरना कहाँ तुम और कहाँ मेरी बेटी। और वो अभिनव की कॉलर पकड़ने के लिए जाने ही वाली थी। कितने में राजीव बीच में आ गया। शर्मिला, शर्मिला रुक जाओ प्लीज। अभिनव बैठो। राजीव ने अभिनव से कहा। शर्मिला अभी भी गुस्से में उसे देख रही थी। अभिनव बैठा और राजीव ने आगे कहा, तो जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में हमें सब कुछ पता है। अनन्या को भी नहीं पता ये सब कैसे हुआ, और मुझे भी लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। पर जो भी हो, अब तुम्हारा और अनन्या का जो रिश्ता है उसे बदला नहीं जा सकता। अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। वैसे भी जो कुछ हुआ उसका उसे मलाल नहीं था। अगर वो अनन्या से नहीं मिलता तो वो अक्रम से कभी नहीं मिल पाता। साथ ही वो बाहर की दुनिया में अनन्या का नाम भी खराब नहीं होने देना चाहता था। ऐसे में वो भी नहीं चाहता था कि ये शादी टूटे। राजीव ने आगे पूछा, तो तुम क्या काम करते हो? मैं डिलीवरी बॉय का काम करता था, लेकिन आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके ये शब्द किसी बम की तरह उन दोनों पर गिरे। इससे पहले कि शर्मिला कुछ कहती, राजीव ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द कोई नई नौकरी ढूंढनी होगी, वरना तुम मेरी बेटी से लीगली शादी नहीं कर पाओगे। अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। अब तुम जा सकते हो। अभिनव उठा और बाहर निकलने लगा। इतने में शर्मिला के गुस्से में और एक उबाल आया और वो अभिनव के पीठ पीछे बोली, देखो कैसा ढीठ है। ओवर कॉन्फिडेंस देख रहे हो उसका? जेब में 10 रुपए नहीं है और चल तो ऐसे रहा है कि जैसे किसी जंगल का टाइगर हो टाइगर। राजीव, तुम्हें लगता है कि कोई इस जैसे लीचड़ को काम पर रखेगा? रखेगा नहीं, रखेंगे। मेरे लिए काम की कमी नहीं है। सुना तुमने? राजीव भी अभिनव की बात सुनकर हैरान हो गया। इतने में अभिनव शर्मिला के पास आया और बोला, अगर मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है तो क्या आप मुझे ये साबित करने का मौका देंगे कि मैं अनन्या से शादी करने लायक हूँ? क्या कॉन्फिडेंस है? भाड़ में जाए ऐसा कॉन्फिडेंस। और तुम, नौकरी का मतलब ये नहीं कि कल को तुम पार्किंग लॉट में बैठकर लोगों की गाड़ियों की रसीद काटो। मेरा मतलब है कि एक नौकरी जैसी नौकरी। अगर कल तक तुम्हें वो मिल जाती है तो तुमने जो कहा है मैं उस बारे में सोच सकती हूँ। शर्मिला से ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। शर्मिला को नहीं पता था कि अभिनव कौन है, और वही मुस्कान लिए अभिनव नौकरी के लिए अक्रम के ऑफिस जा पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात हुई एक जाने पहचाने शख्स से। ओहो, देखिए जरा कौन आया है। सिक्योरिटी, इस फटीचर को अंदर मत घुसने देना। ये अकरम सर को परेशान करने के लिए यहाँ आया है। ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि अनन्या का भाई सनी था। अभिनव, तुम्हें एक एडवाइस दूं, अपनी गरीबी को एक्सेप्ट कर लो और लाइफ में उसके हिसाब से आगे बढ़ो। सनी की बात सुन अभिनव को गुस्सा आ रहा था। वो चाहता तो सनी को मुक्के से जवाब दे सकता था, लेकिन उसने अपना फोन निकालना बेहतर समझा। वो अकरम को फोन मिलाने वाला था, पर इससे पहले कि वो अकरम को फोन मिला पाता, इतने में एक सुंदर सी लड़की काली स्कर्ट और सफेद शर्ट में उसकी तरफ चली आ रही थी। उसने आते ही सिक्योरिटी वालों से कहा, तुम लोग जा सकते हो, ये मेरे साथ है। अभिनव को सनी के चेहरे पर छाया मातम देखकर काफी खुशी हो रही थी। वो मुस्कुराया और एलियाना के साथ निकल गया।
आपको अकरम ने बताया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? एलियाना ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। एलियाना ने इतने में अपनी टेबल पर रखा एक पेपर उठाया और अभिनव की तरफ बढ़ा दिया। अभिनव कौन सी नौकरी करना चाहता था, वो डिसीजन भी अकरम ने उसे दिया था। मैं मैनेजर बनना पसंद करूंगा। लेकिन मैनेजर की पोजीशन पर पहले से ही स्टार बना हुआ है। तुमने मुझे लिस्ट